बंगाल की खाड़ी, एक समंदर जो एक ही लहर में तबाही मचा सकता है। यहाँ पानी कभी सालों पीछे नहीं हटता, तूफानों के बीच कोई ठहराव नहीं होता। यह खाड़ी जीवित है और इसी पानी के बीच खड़ा है एक लोहे का पुल, 2 किलोमीटर से भी लंबा, 100 साल पहले बना। इस पर हाल तक पैसेंजर ट्रेनें दौड़ती रहीं। इसकी 27 बीम अंदर तक सड़ चुकी थीं। यह कोई अफवाह नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर भी पुल डटा रहा, ट्रेनें शेड्यूल पर चलती रहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह है उन 7 रेल लाइनों में से पहली जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था। 7 लाइनें, अलग अलग जमाने, अलग अलग मुल्क, अलग अलग वजह। इनमें कोई एक बात समान नहीं, बस एक को छोड़कर आज भी इन पर ट्रेन चलती है और हर एक के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे दबाकर रखा जाता है। यह सफर शुरू होता है भारत के समुद्री तट से, उस रात से जब आसमान से पानी की दीवार उतरी थी। ब्रिटिश साम्राज्य भारत का पहला समुद्री पुल खड़ा करता है, 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा, 145 खंभे, बीच में जहाजों के लिए उठने वाला हिस्सा। उस वक्त यह भारत का सबसे लंबा और सबसे दुस्साहसी समुद्री पुल था। आधी सदी तक यह पुल पानी के ऊपर बिना किसी बड़ी मुसीबत के काम करता रहा। फिर आया दिसंबर 1964 और सब बदल गया। तरफ बढ़ रहा था इस इलाके का सबसे खतरनाक चक्रवात। पंबन द्वीप से टकराई तूफानी लहर, समुद्र तल से 7 मीटर से भी ऊंची। उसी घड़ी लाइन पर एक साधारण पैसेंजर ट्रेन धनुषकोडी की तरफ बढ़ रही थी। 6 डिब्बे, करीब 200 मुसाफिर, एक रूटीन, रात की आखिरी गाड़ी। 1:24 जरा एक पल के लिए उस डिब्बे में बैठे एक मुसाफिर की जगह खुद को रखिए। वो खिड़की से बाहर देख रहा है, सिर्फ अंधेरा, हवा और पानी के छींटे। ट्रेन धीमी होने लगती है, सिग्नल बुझ जाते हैं, हवा का शोर पहियों की खड़खड़ से तेज हो जाता है और उसी पल पानी की एक दीवार खुले मैदान में पूरी ट्रेन को निगल जाती है। 200 मुसाफिर एक पल में, कोई नहीं बचा, एक भी नहीं। समंदर अपना पानी वापस खाड़ी में ले गया, लेकिन ट्रेन को साथ नहीं लौटाया। उसी तूफान ने पंबन पुल को पूरी लंबाई में बुरी तरह तोड़ दिया। श्रीधरन नाम के एक नौजवान इंजीनियर को मरम्मत के लिए 6 महीने दिए गए। उन्होंने काम 46 दिन में पूरा किया। यह रिकॉर्ड भारतीय इंजीनियरिंग के इतिहास में दर्ज है। पुल ने 6 दशकों से ज्यादा उसी रेल लाइन को थामे रखा, लेकिन समंदर की हवा में धीरे धीरे लोहा खाती जा रही थी जंग। आधुनिक निरीक्षणों में 27 सड़ी हुई बीम पाई गईं। यह किसी पत्रकार का अनुमान नहीं, यह भारतीय रेलवे के निरीक्षकों की आधिकारिक रिपोर्ट है। इनमें से कोई भी बीम भरे वक्त में धोखा दे सकती थी। पुल तब बंद हुआ जब जंग सीधे जानलेवा खतरा बन गई। पास में नया पुल बना, पुराना पुल जैसा इंजीनियरों ने वादा किया था, 100 साल से ज्यादा चला। पुल पर 27 सड़ी बीमों के ऊपर से ट्रेन गुजरती रही, शेड्यूल आखिर तक नहीं टूटा। जे अब इंडोनेशिया, जावा द्वीप, कुबान नदी के ऊपर खड़ा है एक पुल जिसे चिकुबान कहते हैं। 80 मीटर की ऊंचाई, नीचे एक पतली सी नदी और हरी घाटी, ऊपर रेल की एक पतली पट्टी और 4 केंद्रीय इस्पाती खंभे, हर एक 110 टन का। यह पुल 1906 में औपनिवेशिक इंजीनियरों ने खोला था। उस सदी की तकनीक, उस सदी का लोहा, सारे हिसाब किताब कागज पर, बिना किसी कंप्यूटर के। तब से इस पर लाखों ट्रेनें गुजर चुकी हैं। मरम्मत लगभग न के बराबर। स्थानीय ड्राइवर एक ही बात कहते हैं, चिकुबान पर आंखों से नहीं, कानों से चलते हैं। मिनट कल्पना कीजिए उस ड्राइवर के केबिन की जो इस चरमराते पुल पर ट्रेन चला रहा है। रफ्तार घटाकर 30 किलोमीटर, वरना लोहा बहुत जोर से गुनगुनाने लगता है। पहियों के नीचे हर जोड़ चीखता है। कंपन सीट से होता हुआ रीढ़ तक पहुंचता है। ड्राइवर पुल को पूरे बदन से महसूस करता है, त्वचा में, हथेलियों की हड्डियों में, पैरों के तलवों से। उसे पता है नीचे 80 मीटर की खाई है और पहियों और उस खाई के बीच सिर्फ यही चीख है जे घाटी अपनी जिंदगी जी रही है। बच्चे नदी में नहा रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं, मर्द धान काट रहे हैं। सिर के ऊपर 80 मीटर पर ट्रेनें गुजरती हैं। वो इसके आदी हो चुके हैं। किसी को याद नहीं कि पुल कभी पूरी तरह बंद होकर ठीक हुआ हो। इंजीनियर्स सालों से रिपोर्टें लिखते हैं, खंभों का घिसाव तय समय सीमा पार कर चुका है, लेकिन कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चिकुबान बंद करना मतलब पूरे औद्योगिक इलाके को लाइन से काट देना। इसलिए हर रोज ड्राइवर केबिन में बैठता है,
एक गहरी सांस लेता है और रफ्तार घटाता है। पास के गांव में बच्चे ट्रेनें गिनते हैं जैसे दिन गिनते हैं। उनके हिसाब से यह पुल कभी नहीं गिरेगा। बूढ़े अलग ही बात कहते हैं। वो खंभों की थरथराहट देखते हैं और नजरें हटाए बिना क्रॉस का निशान बनाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे घाटी के उस पार चली जाती है। शेड्यूल नहीं टूटा, रिकॉर्ड साफ है। जंगलों से निकलकर चलते हैं उस जगह जहां सर्दियों में 1 घंटे में मौत हो जाती है। 1898 उत्तरी अमेरिका के नक्शे पर एक नया शब्द उभरा, क्लोंडाइक। हजारों मर्द एक ही सपना लेकर चल पड़े, सोना। खदानों तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी दर्रे को पार करना था जिसे आदिवासी हवाओं की जगह कहते थे। किसी के दिमाग में आया, यहां रेल बिछा दो। उस जमाने के हिसाब से यह पागलपन था। दर्रा समुद्र तल से करीब 1000 मीटर ऊपर था और यह चढ़ाई महज 30 किलोमीटर में तय करनी थी। रेल की पटरी सीधी खड़ी चट्टान पर बल खाती थी, नीचे सैकड़ों मीटर की खाई। निर्माण सीधे सर्दियों में चला, तापमान -40 से नीचे। जरा उस एक मजदूर की जगह खुद को रखिए जो पहाड़ में रेल की यह दहलीज बना रहा है। वो रस्सी से खाई के ऊपर लटका है, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में इस्पाती कील। दस्ताने कब के भीग चुके, उंगलियां घंटों से सुन्न हैं। एक दिन में ग्रेनाइट में से 1 मीटर का टुकड़ा निकालना है। ऊपर से दूसरे मजदूर पत्थर गिरा रहे हैं, उसे रास्ते से नहीं हटना। कंपनी इन मजदूरों को इतना देती थी जो सिर्फ एक रोटी और एक कंबल के लिए काफी हो। इनमें से कई वो सोना कभी नहीं देख पाए जिसके लिए उन्हें यहां लाया गया था। सरकारी आंकड़ों में 35 मौतें दर्ज हैं, असली तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। जब रेल खुली तो रास्ते पर 65 मीटर ऊंचा एक इस्पाती कैंटिलीवर पुल था। उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा कैंटिलीवर पुल। 1982 में धातुओं के दाम गिरे और लाइन बंद हो गई। 6 साल तक पहाड़ों में बेकार पड़ी रही। बहुतों को लगा हमेशा के लिए। बहाल हुई। आज फिर ट्रेनें चलती हैं, अब पर्यटकों के लिए। लोग खिड़की से नज़ारे देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। बहुत कम लोगों को याद है कि इन पटरियों के नीचे बेनाम लोग दफन हैं। क्या आप उन पटरियों पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे, यह जानते हुए कि यह किस कीमत पर बनी है? ट्रेन उस ग्रेनाइट की दहलीज से गुजरती है जिसे किसी ने नंगे हाथों से खोदा था। शेड्यूल नहीं टूटा। 6 फ्रंटियर से निकलकर चलते हैं उस जगह जहां धरती खुद जिंदा है। जापान क्यूशु द्वीप। यहां है माउंट असो, देश का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। और सीधे इसके पैरों तले एक रेल लाइन बिछी है जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं। मिनामी असो लाइन एक ऐसे इलाके से गुजरती है जहां धरती हर कुछ साल में करवट बदलती है। 27 में इंजीनियरों ने यहां दाइते शिरकावा पुल बनाया। 60 मीटर ऊंचा, खाई के ऊपर पतली इस्पाती जालियां, ऊपर कुछ नहीं। तब से हर भूकंप में यह कांपता है और सिर्फ लोहे की जिद पर टिका रहता है। कल्पना कीजिए एक साधारण पैसेंजर डिब्बे की जो अभी अभी घाटी के खुले हिस्से पर निकला है। अंदर स्कूल से लौटते बच्चे, कोई सो रहा है, कोई फोन देख रहा है, और अचानक ट्रेन हल्की हल्की थरथराने लगती है। हिलना नहीं, कांपना, पूरे धातु से। फिर सिर उठाते हैं, बगल में ज्वालामुखी की ढलान दिखती है। छोटी से धुआं उठ रहा है। असों पर धुआं लगभग हमेशा रहता है, लेकिन झटके के वक्त यह गहरा हो जाता है। झटके के बाद ड्राइवर को इजाजत नहीं कि पुल पर रोके, चाहे झटके की तीव्रता कुछ भी हो, ज्वालामुखी का मिजाज कैसा भी हो। ट्रेन को ठोस जमीन तक ले जाना है। यह निर्देश मैनुअल में शब्द दर शब्द लिखा है। जो ड्राइवर इस लम्हे से गुजरे हैं सब एक ही बात कहते हैं, पुल पर वक्त रुक जाता है। उस एक पल में आप अपने बदन से क्या महसूस करते अगर उस डिब्बे में होते? 2016 में एक भूकंप ने लाइन को बुरी तरह तोड़ दिया। भूस्खलन ने कई जगहों पर पटरियां उखाड़ दीं। बहाली में 7 साल लगे। इस पूरे वक्त रेल बंद रही। सिर्फ 2023 में फिर ट्रेनें चलीं। ज्वालामुखी असो कहीं नहीं गया। वो उतने ही समय तक सांस लेगा जितना उसे जरूरी लगे। ट्रेन उस दरार के ऊपर से गुजरती है जो धीरे धीरे खिसकती जा रही है। शेड्यूल औपचारिक रूप से नहीं टूटा। ज्वालामुखियों से आधा संसार पार करके पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिकी एंडीज में। इक्वाडोर में है गुआयाकिल क्विटो रेलवे, 465 किलोमीटर लंबी, और इसका एक हिस्सा दुनिया भर के इंजीनियर उस जगह के नाम से जानते हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। अलौसी शहर के ऊपर खड़ी है एक पत्थर की दीवार। स्थानीय लोग इसे कोंडोर का घोंसला कहते थे।
ऊंचाई करीब 2700 मीटर, ढलान लगभग सीधी खड़ी। बाद में इस जगह को एक अलग ही नाम मिला, डेविल्स नोज, यानी शैतान की नाक। 1908 में जब लाइन यहां तक पहुंची तो इंजीनियर बस रुक गए। ऐसी ढलान पर सीधे चढ़ना नामुमकिन था, इंजन का बस का नहीं। किसी ने एक ऐसा हल सुझाया जो आज पागलपन लगता है। पहाड़ में झिगजैग काट दो, ट्रेन आगे जाती है, डेड एंड तक रुकती है, स्विच बदलता है, पीछे की तरफ अगले स्तर पर जाती है। इस तरह धीरे धीरे पहाड़ की दीवार पर मंजिल दर मंजिल चढ़ती है, 10 विशाल कदम ऊपर की तरफ। निर्माण के लिए जमैका और पुएर्तो रिको से हजारों मजदूर लाए गए, दौलत कमाने का वादा लेकर। इनमें से करीब आधे अपने घर, अपने परिवार के पास कभी वापस नहीं गए। यह बनाने के लिए मजदूर खाई के ऊपर रस्सियों से लटकते थे, हाथ में औजार, एक आदमी, एक रस्सी, एक दिन में ग्रेनाइट का एक टुकड़ा। उस ऊंचाई पर चट्टान खोदते जहां हवा पतली है और हर हरकत दोगुनी मेहनत मांगती है। कई गिरे, कई को दफनाने की फुर्सत भी नहीं मिली, क्योंकि नीचे ढलान के नीचे जंगल था। 10 माने में यात्री डिब्बों की छतों पर सफर करते थे क्योंकि अंदर जगह नहीं होती थी। यह काफी बाद तक बंद हुआ, तब तक नियमित रूप से लोग गिरकर मरते रहे। आज यह रेल ज्यादातर पर्यटकों के लिए है, लेकिन पत्थर में कटी है वही पत्थर, वही जिगजैग, वही खंभे जो 100 साल से ज्यादा पहले के लोगों ने लगाए थे। आज की इंजीनियरिंग लेजर और ड्रिलिंग मशीनों के साथ यह दोबारा नहीं बना सकती। इसलिए नहीं कि नहीं जानती, बल्कि इसलिए कि कोई कंपनी ऐसा काम नहीं लेगी। ट्रेन धीरे धीरे झिगजैग पर चढ़ती है, शेड्यूल नहीं टूटा। तक जो सुना वो किसी रोमांच जैसा लगेगा, उसके मुकाबले जो आगे है। दक्षिण पूर्व एशिया, आधुनिक बर्मा और थाईलैंड की सीमा पर घने उष्णकटिबंधीय जंगल, 2 बिंदुओं के बीच 415 किलोमीटर की रेल लाइन। इसे बस एक नाम से जाना जाता है, मौत की सड़क, और इस नाम का हर शब्द अर्जित है। 1942 जापानी साम्राज्य प्रशांत महासागर में युद्ध लड़ रहा था। सेना को मुख्य भूमि के रास्ते, जंगलों, नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से एक छोटा रसद मार्ग चाहिए था। फैसला दूर के दफ्तरों में लिया गया, रेल बनाई जाएगी, किसी भी कीमत पर। निर्माण स्थल पर 2 लाख से ज्यादा लोग लाए गए। इनमें से करीब 60,000 मित्र देशों के युद्धबंदी थे, पूरे प्रशांत युद्ध मोर्चे से। बाकी करीब 1,80,000 एशिया के विभिन्न इलाकों से लाए गए जबरदस्ती के मजदूर थे। ऑस्ट्रेलियाई और डच कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, थाई, बर्मी और मलय लोगों के साथ। कागजों में कोई नाम नहीं था, सिर्फ नंबर और कैंप का पता। बस एक दिन की उत्पादन सीमा थी, जो किसी बाबू की उंगली ने तय की थी। एक बेनाम आदमी की जगह खुद को रखिए बांस की टोपी, फटे पतलून। क्वाई नदी के किनारे कैंप में सुबह नाश्ते में चावल की पतली लेई। काम की जगह तक नंगे पांव जाता है क्योंकि जूते कब के घिस चुके। दिन का काम है गीली चट्टान से पत्थर निकालना और पटरियों के नीचे की लकड़ी खींचकर डालना। प्रतिबंधीय जंगल कमजोरों को नहीं बख्शता। मलेरिया, पेचिश और भूख रोजाना सैकड़ों को ले जाते थे। जो फिर भी खड़े रहते उन्हें मार मार कर तोड़ा जाता था। शाम को वो बैरक में लौटता है, अगर पांव साथ दें, नहीं दें तो वहीं छोड़ दिया जाता है जहां गिरा। सुबह उसकी जगह अगला आ जाता है। 1.5 साल के निर्माण में करीब 1 लाख लोग इन जंगलों में मारे गए, यानी हर एक स्लीपर पर एक से ज्यादा जान। डिंग के बाद रेल का कुछ हिस्सा तोड़ा गया, लेकिन कुछ हिस्सा आज भी इस्तेमाल हो रहा है। हर रोज इन पटरियों पर आधुनिक ट्रेनें दौड़ती हैं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ। वो जंगल देखते हैं, क्वाई नदी के पुल की तस्वीर खींचते हैं। इन पटरियों पर आज जो सफर करता है वो हड्डियों पर सफर कर रहा है। और यह वो सवाल है जिस पर हर वो इंसान बांट जाता है जो यह कहानी सुनता है। एक वर्ग मानता है मौत की सड़क को पूरी तरह स्मारक बना दिया जाए और पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाए। दूसरा वर्ग यकीन रखता है यह चलती रहनी चाहिए, क्योंकि यही उन लोगों की एकमात्र आवाज है जिन्हें वहां भुला दिया गया। आप कमेंट में बताइए, आप किस पाले में हैं? 7वीं रेल लाइन हमें आधुनिक दौर में ले जाती है, और एक ऐसी भीड़ की तरफ जिसे समझ पाना मुश्किल है। बांग्लादेश नदियों और मानसून का देश। राजधानी ढाका के पास एक छोटा सा शहर टंगी। साल में एक बार यहां धरती के सबसे बड़े शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़ों में से एक होता है। करीब 50 लाख मुस्लिम हाजी कुछ ही दिनों में इस छोटे शहर में जमा हो जाते हैं, कई बड़े यूरोपीय देशों की कुल आबादी से ज्यादा। और इस पूरे सैलाब को उस रेल व्यवस्था पर ले जाना है जो लाखों के लिए बनी है।
इन्हें इतनी ठसाठस भरी हैं कि भरी हुई शब्द यहाँ बेमानी हो जाता है। लोग छतों पर कतार दर कतार बैठते हैं, किनारों पर लटकते हैं, सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं, डिब्बों के बीच कपलिंग पर, और उसके ऊपर जो भी मिले उसे पकड़े हुए। उस एक हाजी की जगह खुद को रखिए। उम्र कोई 40 साल, चेहरे पर धूप और हवा की छाप। वो एक पैसेंजर ट्रेन की छत पर खड़ा है जो पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। उसके नीचे 4 और लोग, बगल में 12 और हाजी, आगे एक लड़का है, 15 साल से ज्यादा नहीं, छत पकड़े हुए। अगर इस आदमी ने लोहे की कड़ी छोड़ी तो वो सीधे नहीं गिरेगा। पड़ोसी उसे पकड़ेंगे और फिर जब ट्रेन मोड़ पर आएगी वो गिरेगा। हर साल विश्व इज्तिमा में छतों और दरवाजों से गिरने की घटनाएं होती हैं। सटीक आंकड़े छुपाना आसान है। ट्रेन आती है, हाजी उतरते हैं, मृतकों को दुर्घटनाओं की सूची में डाल दिया जाता है। क्या आप ऐसी ट्रेन में बैठते? समय पर नमाज की जगह पहुंचने के लिए अधिकारी सालों से सुरक्षा के उपाय करते हैं। जाली, रुकावटें, छत पर निगरानी, और हर साल इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है क्योंकि इस मामले में इंसानी इरादा किसी भी नियम से ताकतवर है। ट्रेन धीरे धीरे मोड़ पर चीखती हुई गुजरती है, अपने लोगों को मंजिल पहुंचाती है, और कल उसी रास्ते पर अगली ट्रेन आएगी, उन्हीं भरी छतों के साथ। 7 रेल लाइनें, नक्शे पर 7 बिंदु, हर एक पर एक कहानी जिसे ट्रेन को बचना नहीं था। जो लहर 1964 में धनुषकोडी के पास ले गई उनकी याद, इंडोनेशियाई घाटी में पहियों के नीचे की खाई जहां लोहा अभी भी औपनिवेशिक इंजीनियरों को याद करता है। इक्वाडोरी एंडीज की लगभग खड़ी ढलान में नंगे हाथों से खोदा गया ग्रेनाइट, जापानी ज्वालामुखी का धुआं जो कभी शांत नहीं होता, कभी चुप नहीं रहता। बर्मा और थाईलैंड के बीच पटरियों के नीचे हड्डियां जिन पर पर्यटक सवारी करते हैं। बांग्लादेश में डिब्बों की छतें जिन पर उतने लोग बैठते हैं जितने एक औसत शहर में रहते हैं। पीछे एक अजीब, लगभग समझ से परे एहसास। ये लाइनें न भौतिकी के हिसाब से, न तर्क के हिसाब से, न ज़मीर के हिसाब से बचनी नहीं चाहिए थीं। लेकिन कोई है जो हर सुबह लोकोमोटिव का दरवाज़ा खोलता है और पायलट की सीट पर बैठता है। कोई है जो सिस्टम का दबाव जांचता है, कोई प्लेटफॉर्म से सिग्नल देता है, और ट्रेन फिर चल पड़ती है। इसलिए नहीं कि उसे चलना चाहिए, बल्कि इसलिए कि रोकने वाला कोई नहीं। कोई कहे कि आधुनिक इंजीनियरिंग सब कुछ कर सकती है, तो एक बात याद रखना, इस धरती की सबसे मुश्किल चीजें उन लोगों ने बनाई हैं जिनके पास लेजर नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। उन्होंने अपने औजारों के नाम भुला दिए, मालिकों के नाम भुला दिए, अपनी खुद की जन्म तारीख भुला दी। लेकिन जो पटरियां उन्होंने बिछाईं वो आज भी हमारी दुनिया को थामे हुए हैं। ऊपर ठीक 100 साल पहले की तरह बंगाल की खाड़ी की लहरें उठती गिरती हैं, एक के बाद एक, बिना शेड्यूल के, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी पर दया किए। और उनके साथ सातों लाइनों पर ट्रेनें चलती रहती हैं। वो जहां नहीं होनी चाहिए थीं वो चलती रहती हैं और अपने रास्ते से न हट पाने वालों को अपने साथ ले जाती रहती हैं। यह कोई नाटक नहीं, ये बस वही है जो हमने अभी देखा।